नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों का शामिल किया गया है। इन बसों से पर्वतीय मार्गों पर सफर के दौरान यात्रियों को समस्याओं से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। BS6 मॉडल के 130 नई बसों को परिवहन निगम को सौंपने पर परिवहन निगम ने सीएम धामी का आभार जताया है। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और उसमें गुजारिश की है कि और बसें खरीदी जाएं, क्योंकि हमारी 500 बसें उम्र पूरी करने वाली हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ज़रूर जो है इस बात का ख्याल रखा जाएगा और नई बसें और बस बेड़े में शामिल की जाएंगी। दूसरी बात, जो माननीय विधायक धर्मपुर हैं और उन्होंने जो अवैध बस संचालन के विरुद्ध जो है मंच से आवाज़ उठाई है मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री जी का हम बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और माननीय चमोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा है और लगता है कि अधिकारी आप जरूर इस बात पर ध्यान देंगे और देहरादून से और दूसरे शहरों से बसों का अवैध संचालन जरूर सीमित होगा और उस पर रोक लगेगी। कितना लाभ मिलेगा इन बसों से शामिल होकर? देखिए, इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये कार्बन उत्सर्जन में जीरो हैं और पर्यावरण को बहुत मदद मिलेगी और उत्तराखंड से दिल्ली के लिए ये सारी बसें चलेंगी, तो हमारी जो सुदूर दिल्ली में रहने वाली उत्तराखंड की जनता है उसे बहुत लाभ होगा। और नई बसें आने से जो है नई सुविधाजनक बसें हैं उसे जरूर लाभ मिलेगा। उत्तराखंड राज्य के बस बेड़े में सम्मिलित होने से उत्तराखंड राज्य की पहाड़ी जनता को खासतौर पर बहुत लाभ होगा, क्योंकि इन अधिकतर बसों को पहाड़ी जिलों से दिल्ली के मध्य ही ऑपरेट किया जाएगा। तो ये बसें BS6 नॉर्म्स की हैं। जो दिल्ली में बसें जाएंगी उत्तराखंड की, वो प्रदूषणकारी नहीं होंगी, जिससे लोगों की स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से भी निदान पाया जा सकेगा। सर, क्या खासियत और रहेगी इसके अलावा? ये बसें एकदम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इनमें सेफ्टी के नॉर्म्स बहुत हाई हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम मतलब GPS लगा हुआ है और इंजन बहुत हाई माइलेज देने वाला है। तो इस तरीके की जो भी अत्याधुनिक संभव है सुविधा है, उन सबको इस बस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। देखिए, हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज के हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिले, विकास पहुंचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं, उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले देश प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन हो मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफ़र भी आसान होगा। हम निकट भविष्य में भी आज जहां 130 बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई हैं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें भी हम इस बेड़े में शामिल करेंगे और भी जो अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं को देने के लिए हम आगे भी जो है लगातार प्रयास करेंगे। इधर न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको देखते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान सीएम ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड एक युवा राज्य है, लिहाजा राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। सभी विभागों की समीक्षा होती है, तो उसमें हमारा जो ये न्याय। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित पतंजलि आचार्य कुलम का 12वां वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां उनका भव्य स्वागत योग गुरु बाबा रामदेव ने किया है। बाबा रामदेव ने बताया कि पतंजलि आचार्य कुलम की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी और इसे एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम पर संचालित किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने यह भी घोषणा की थी कि हरियाणा की धरती पर विश्व के सबसे बड़े आचार्य कुलम की आधारशिला जल्द रखी जाएगी। इस केंद्र में 1 लाख से अधिक बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी, जो भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर
अवधेशानंद गिरी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज सहित कई साधु संतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आचार्य कुलम के 18वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ बच्चों से भी, बच्चों के अभिभावकगण से भी और हमारे उच्च कोटि के संतगणों से भी मिलने का मुझे अवसर मिला है। ये आचार्य कुलम जिसकी उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया था, आज ये वट का वृक्ष बन रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ से जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के निकलते हैं, वो शिक्षा लेकर के नहीं, वो संस्कार भी साथ लेकर के यहाँ से देश और विदेश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर भी वो सेवाएं देते हैं, वहाँ पर इस पतंजलि योग पीठ के इस आचार्य कुलम से निकले हुए बच्चों का अलग वहाँ पर एक काम करने का जो व्यवहार का तरीका है और उससे लोगों को जो सेवाएं देते हैं वो अलग प्रकार की उनको सेवाएं मिलती हैं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सभी बच्चों को, उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज देता हूं, क्योंकि आचार्य कुलम का ये 12वां वार्षिक स्थापना दिवस है। और मैं आज जब इस अवसर के ऊपर आया हूं तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है कि मैं आज यहाँ पर उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके 12वें वार्षिकोत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से जिस आचार्य कुलम को, जिस पतंजलि गुरुकुलम और जिस पतंजलि विश्वविद्यालय को देखा, इसका लगभग 100 गुना बड़ा स्वरूप अब हरियाणा की धरती पर आने वाला है। और यह विश्व का बहुत बड़ा विद्या का एक केंद्र हरियाणा में बनने वाला है। उसकी आधारशिला बहुत जल्दी हरियाणा में रखी जाएगी और पूरी दुनिया के 1 लाख से ज़्यादा लोग, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक और बड़े रिसर्च स्कॉलर तक आकर के जहाँ पर पढ़ेंगे, तो पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल, पतंजलि ग्लोबल आचार्य कुलम और पतंजलि का ग्लोबल विश्वविद्यालय का स्वरूप और पतंजलि का वेलनेस का ग्लोबल स्वरूप वो हरियाणा में सामने आएगा। तो उसके एक तरह से बीजारोपण आज हमने यहाँ पर इस आचार्य कुलम के वार्षिकोत्सव पर किए हैं और वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र यहाँ पर घड़ रहे हैं, जिससे कि आगे आचार्य कुलम के बच्चे अपने कुलवंश का, अपने ऋषि ऋषिकाओं का और भारत भूमि का गौरववर्धन करने वाले बने। उस थीम के साथ आज का अनुष्ठान यहाँ संपन्न हुआ। मैं हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, विनम्र, वीर, पराक्रमी मुख्यमंत्री जी। वहीं देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सर्वे चौक, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक और घंटाघर पलटन बाजार मुख्य प्रवेश द्वार का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है। देहरादून स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने कहा कि सर्वे चौक देहरादून शहर के प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग राष्ट्रपति आशियाना, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उत्तराखंड शासन का सचिवालय और महत्वपूर्ण संस्थानों को जोड़ता है। इस स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी की ओर जाते हैं। इस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज स्मारक की स्थापना जन सामान्य के हृदय में देश प्रेम और राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने के लिए किया गया है। वे रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के काल में रुड़की का मेन सोलानी नदी का पुल और मंगलौर के लिबरहेड़ी के पुल का आज तक निर्माण नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने दीपावली पर्व के मद्देनजर पत्रकारों और कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर पहाड़ी और मैदानी व्यंजनों का आनंद भी लिया है। रुड़की हरिद्वार की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए
संसदीय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विपक्ष को मजबूत करिए और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पूरी सन्नद्धता से कमर कस करके अपने विपक्ष धर्म को निभा रही। दूसरी बात, सरकार चतुर्दिक विफलताएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ रुड़की आने में मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, एक पुल की मरम्मत, एक पुल को ठीक करने का काम, उसको बदलने का काम ये नहीं कर पा रहे। उधर लिबाहेड़ी में पुल खराब है, उसका नहीं कर पा रहे। डेंगू का प्रकोप तेज है, कहीं फॉगिंग नहीं हो रही है, कहीं और कई जगह तो जो है गांव में आकर के सर्वे करते कि किस तरह की बीमारी है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो डेंगू फैल रहा है। इधर बिजली के बिल जो पहले एक माह के अंदर जितने आते थे, पहले 2 माह में जितने बिजली के बिल आता था, जितना आता था, अब 1 माह में आ रहा है और लोगों के ऊपर बिजली की मार पड़ रही है, बिजली की, पानी की। और अब प्रीपेड मीटर लगाने का जो षड्यंत्र सरकार कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। इससे जनता की खुली लूट होगी, इससे लूट होगी। इधर छात्र संघों के चुनाव इन्होंने टाले, हम उसका विरोध करते हैं। और नगर निकायों के चुनावों को टालने का भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं। हम चाहते हैं, पहले ही बहुत विलंब हो गया है, अब नगर निकायों के चुनाव हर हालत में नवंबर दिसंबर में इसी वर्ष के अंदर पूरे हो जाने चाहिए, यह हम उनसे कहना चाहते हैं। और पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ है। इकबालपुर चीनी मिल का बकाया तो भुगतान करना अलग रहा, इस बार चीनी मिल बंद होने की संभावना है, उसको कोई देख नहीं रहा है। मैंने डीएम से भी बात की, मैंने जो इनके गन्ना सचिव हैं उनसे भी बातचीत की, लेकिन मुझे पता चला है कि कोई उसका मरम्मत आदि का काम जो चलना है, जिससे चीनी मिल चलाई जा सके, ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ये जनता के ऊपर एक जिस प्रकार से खाद्य निजाम मैं वही कह रहा हूँ, डेंगू का प्रकोप इसमें बढ़ रहा है। ये सरकार का दायित्व है, टेस्ट करवाएं, टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएं, डॉक्टर्स के वो बढ़ाएं, बेड बढ़ाएं, ये सब नहीं कर रहे हैं, ये दुखद बात है। तो आप सबके माध्यम से मैं सारे राज्यवासियों को और रुड़की वासियों को, हरिद्वार वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। बल्कि वीरेंद्र जी की भी ये उम्मीदवार बनने के बाद पहली दिवाली है, ये भी शुभकामना देना चाहता हूं। दीपावली के उत्साह के बीच देहरादून के मित्र पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1,01,000 रुपये नकद बरामद की है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायत आ रही थी, जिसे लेकर जब क्षेत्र अधिकारी की तरफ से तलाशी ली गई तो पाया गया कि विन आई-20 ऐप के माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को सट्टा खेलने के लिए जोड़ा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अकाउंट का पता चला है जिनमें सट्टे की राशि जमा होती थी, जिसे अब फ्रीज कर दिया गया है। इसमें चूंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है, काफ़ी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा है, जिसमें बाहर के काफ़ी लोग आके रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर पाया गया कि जो है विन आई-20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको आईडी क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं, जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इनसे 1 लाख करीब नगद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पता चला है कि इस तरह से ये आगे के चैनल से जुड़े हुए हैं, इस तरह के ऐप्स के माध्यम से, और अपने अपने कस्टमर बनाते हैं और उनका एक निर्धारित शेयर होता है जिनको कटने के बाद बैंक अकाउंट में मिल जाता है। जो जानकारी इनसे मिली है उसके आधार पर आगे भी काम कर रहे हैं। इनसे भी 6 लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद किया, जिस पर ये सट्टे का ऑनलाइन कारोबार चला रहे थे। अंधविश्वास के चलते दीपावली में तांत्रिक विद्या वालों के कारण उल्लू की मांग बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कॉर्बेट पार्क के वन कर्मियों द्वारा गश्त भी की जा रही है, ताकि जंगलों की वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में कोई भी कमी न हो सके।
देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है कि तंत्र शास्त्र में इसका प्रयोग बताया गया है और तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में इसकी, सनातनियों के पास सनातन धर्म में वैदिक कर्मकांड में इसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। फिर बलिदान जो है, बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता और न धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख है। किंतु ऐसी स्थिति में जो पंचबली कही गई है, उसका जो अंग है अलग अलग प्रकार के या सशरीर है, ऐसे तांत्रिक लोग उसको वशीकरण करके उसका प्रयोग करते हैं, जो कि सनातन के आधार पर उचित नहीं है। किंतु आरोह अवरोह एक स्थिति है, अर्थात आरोह अवरोह के द्वारा तंत्र शास्त्र को सिद्ध किया जाता है। उसमें उल्टा भी पाठ किया जाता है, सुलटा पाठ भी किया जाता है। साथ में उसमें मनोकामना की पूर्ति के लिए मारण है, स्तंभन है, उच्चाटन है, संदीपन है और क्या कहते हैं सम्मोहन है। इन सब चीजों के प्रयोग के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। उन मंत्रों के प्रयोग के द्वारा तांत्रिक लोग उसका उपयोग करते हैं। सनातन धर्म के आधार पर, वैदिक कर्मकांड के आधार पर इसका उपयोग उचित नहीं मानता और नहीं ऐसा करना चाहिए। इस समय मैं देख रहा हूँ कि उल्लुओं का खतरा बढ़ जाता है। लोग जो है उनको मारते हैं और ले जाते हैं, बलिदान करते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। यह कहीं भी उपयोग में यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के पश्चात यदि यह हमको कुछ मिल रहा है तो वह नैतिक नहीं है। अब आप कहेंगे कि हाँ भाई, पहले मंदिरों में बलिदान दिया जाता था, बकरियों की बलि दी जाती थी। वो ऐसा है, हमारे यहाँ क्षत्रिय लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा हुआ है, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा हुआ है, अथर्व शीर्ष आदि पाठों के इतर यदि जो रहस्यत्रय हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रिय यदि कोई अनुष्ठान करता है तो उसको बलिदान करना चाहिए। और हमारी शक्तिपीठों में इसलिए बलिदान की प्रथा थी। अब जैसे कि बलिदान की प्रथा का कारण क्या है कि हमने माँ भगवती का सांगाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सवाहनाय, सशक्तिकाय यह प्रयोग किया। अब जहाँ हम सवाहनाय कहेंगे, वाहन में शेर भी आ गया, तो शेर हलवा पूरी खीर और काजू किशमिश बादाम छुआरे मुनक्के तो खाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, उसको मांसाहार देना पड़ेगा। इसलिए वह बलिदान की प्रथा थी और उसमें अपना एक समर्पण का भाव था। जैसे कि पहले हमारे वहाँ देवी धुरा में नरी बलि दी जाती थी, तो उस समय शंकराचार्य जी ने आकर के उस नरबली को रोक करके वहाँ पशु बलि की प्रथा चलाई और वह चलती रही। इधर 2007-8 में यह कुछ भारत सरकार की योजना बनी जिससे बलिदान होना बंद हो गया। ये सब परंपराएं हैं, इसलिए सनातनियों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तंत्र शास्त्र में यदि कुछ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग क्षणिक है, क्षणिक सुख के लिए है। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी। वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों का धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर छात्रों में नाराजगी है। छात्र छात्राएं अनशन पर बैठे हैं। कॉलेज में ताले लटका दिए गए हैं। छात्रों ने 2 दिन पहले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर 1 दिन का समय दिया था कि उनकी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्रों में रोष था कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आंदोलनरत छात्र छात्राओं को देखने कॉलेज परिसर नहीं आए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन भी जारी रहेगा। बताइए, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि वो लोग चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हमने आज भूख हड़ताल जारी कर दी अपनी। क्या ये भूख हड़ताल तुम्हारी अनिश्चितकालीन है? हाँ, ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जब तक ये चुनाव की तिथि घोषित नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यालय कालसी में तैनात अपर सहायक अभियंता सुंदर सिंह चौहान को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता अधिष्ठान के
हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दर्ज कराई गई शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क के दौरान खेत के कटान का भुगतान करने की एवज में अपर सहायक अभियंता सुंदर सिंह चौहान ने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिससे विजिलेंस देहरादून की टीम ने अपर सहायक अभियंता को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया है। अपर सहायक अभियंता की गिरफ्तारी के बाद सतर्कता अधिष्ठान देहरादून की टीम द्वारा अभियंता के आवास की तलाशी और अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ जारी है। वहीं उत्तराखंड विजिलेंस के निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने ट्रैप टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक विद्यालय घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया है। इस दौरान सीएम धामी ने सैनिक विद्यालय में प्रशिक्षण और खेल अवस्थापना से जुड़ी हुई 2 घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा और कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान में निर्माण भी किया जाएगा। विद्यालय द्वारा 10वीं बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड बनाने और 10वीं बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने के लिए सीएम धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्र और समाज के कर्मठ, लगनशील, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करता है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।